Welcome everyone. Welcome once again to the channel, and in this video we are going to start with class 12th zoology, not zoology. It's biology and zoology, chapter number 1, human reproduction, part 3. So today we are going to start up with the part 3. जो हमारा कल का पोर्शन थोड़ा सा बच गया था ऑफ टुमारोज टॉपिक, उसको हम आज दोबारा से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज दोबारा से हम पूरा का पूरा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 को। साथ ही साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट अपना ये वाला टॉपिक। फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। विदाउट एनी डिले हम लोग अपना सेशन फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कि हमारा क्लास 12 जोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का पहले फटाफट हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब देखो, लेक्चर नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया रिवीजन एक्सप्रेस। रिवीजन एक्सप्रेस एक ऐसा एक्सप्रेस है जिसमें हम लोग जो पुराना वाला टॉपिक जितना कुछ भी पढ़ चुके होंगे उसको फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बाकी की चीज़ें समझ में आए। तो फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहले हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कल व्हाट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन होता है, इट इज़ रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, इंसान का बच्चा इंसान, डॉग का बच्चा डॉग, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन होगी। किसकी प्रोडक्शन होगी? किसके क्या प्रोड्यूस होगा? तो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, मैंने आपको कल बताया था। साथ ही साथ में वेरिएशंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी कल इसके बारे में बता रखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का क्या मतलब है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है कि वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। दो सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। दोनों के दोनों जो सेक्सेस होंगे अपने अपने गेमिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट विच इज स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, जो ओवा होगा वो नॉन मोटाइल होगा। यह मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद उनका फ्यूजन होगा, देन आगे आगे प्रोसेस कंटिन्यू होंगी। ये हुआ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ मैंने बताया था ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का क्या मतलब है? विविपेरस का ये मतलब है कि वो एग ले नहीं करते हैं, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू द बेबी, यानी कि बेबी को डायरेक्टली बर्थ देंगे, बेबी को डायरेक्टली जन्म देंगे। एग लेइंग का कोई भी प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता है, डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे दिया जाएगा। जबकि कुछ जानवरों में वो अंडे दे करके भी होता है, लेकिन ह्यूमंस विविपेरस होते हैं। जो एग देते हैं उनको हम लोग ओविपेरस कहते हैं। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर आते हैं फटाफट। मैंने सबसे पहले आपको कल बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में एंड ओवोजेनेसिस के बारे में, विच इज अ पार्ट ऑफ गेमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओवोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग। ये मैंने आपको कल बता रखा था। उसके बाद स्पर्म जो है उसका ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल। तो मेल से हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन है, उसके बाद उसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ पर होगा? इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में। जेनाइटल ट्रैक्ट में उसका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद से सोन प्रोसेस होंगी। स्पर्म का ट्रांसफर होगा नहीं, स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर किसका ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पर होगा सीमेन का ट्रांसफर, यानी स्पर्म के साथ कुछ सेमाइनल प्लाज्मा आएंगे, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में उसको कंप्लीटली हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद से आया हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन किसका किसका होगा? मेल गेमिट का और फीमेल गेमिट का। मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे चल को जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, जन सिंगल सेल के बाद 2 सेल स्टेज आएगी, 2 सेल के साथ 4 सेल स्टेज आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद क्लीवेज डेवलपमेंट आता है। क्लीवेज एक माइटोसिस लाइक डिवीजन होता है। माइटोसिस लाइक डिवीजन जो होता है, इसके बाद से जो हमारा 4 सेल स्टेज होता है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाएगा। एंड ब्लास्टोसिस्ट की देन अटैचमेंट होगी टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यूट्राइन वॉल्स, और उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तक समझ में आ गया। इम्प्लांटेशन जो होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन भी हो गई, इसके बाद इसका जो है डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पूरा का पूरा टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच इज़ 38 to 40 वीक्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 months, इसको हम लोग गेस्टेशन कहेंगे। उसके बाद बेबी जो है उसकी डिलीवरी होगी, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद लैक्टेशन होगा, जिसमें मदर मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा 6 से 8 महीने तक बेबी को, उसको हम लोग पार्चुरेशन कहेंगे। पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन कहेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक था कल का। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के बारे में भी बताया था। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन में मैंने आपको क्या क्या कल बताने की कोशिश की थी, जिसमें हमारा सबसे पहले था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
दूसरा था हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें एक टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर हमारा ओवरी होगा। उसके बाद से ये गैमीट के प्रोडक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पर्म्स एंड ओवा इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद ये सब करने के बाद से इनके अंदर जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी होगी। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी कल बता रखा था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जो कि डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस यानी कि गैमेटोजेनेसिस में हेल्पफुल नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किस चीज़ में हेल्प करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में, उसके मैच्योरेशन में, उसके लोकोमोशन में, साथ साथ में और उसके स्टोरेज में, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। इसमें क्या क्या क्या? वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एफरेंस, और फीमेल्स के अंदर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में कल एक रफ नॉलेज दे दी थी। इसके बाद डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा। प्यूबर्टी के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, जहाँ पर हार्मोनल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्डर मैन के अंदर भी होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो हमारा होगा ओजेनेसिस वो स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ टाइम में, यानी एम्ब्रियोनिक टाइम में कंटिन्यू होता है, लेकिन स्टॉप होगा मेनोपॉज पे, यानी कि 50 साल की उम्र के आसपास ये मेनोपॉज हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सभी को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में बताया था, जिसमें सबसे पहला सबसे पहला हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग टेस्टिस कहेंगे। देन हमारा जो है इसमें डक्ट सिस्टम होता है, एक्सेसरी डक्ट, और डक्ट सिस्टम और एक्सेसरी डक्ट्स में आता है रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस में ऑलरेडी बता दिया था। देन उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स आता है, जिसमें सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आता है। लास्ट में हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जिसमें स्क्रोटम एंड पेनिस होगा। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में डिटेल में बताया था। सेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे की तरफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन पर क्या होता है? टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है एपिडिडाइमिस, ऊपर की तरफ उसके बाद वास डिफरेंस आता है। वास डिफरेंस लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, देन इट विल कम टुवर्ड्स सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल कहाँ लोकेटेड होता है? एट द बिहाइंड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इट इज लोकेटेड। सेमाइनल वेसिकल्स के साथ इट विल फॉर्म एजैकुलेटेड डक्ट, इट विल गो टुवर्ड्स यूरेथ्रा एंड देन टू यूरेथ्रल मियाटस। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा इज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इज द कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड सीमेन, बोथ उस दोनों के लिए ही होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा से बता दिया है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो हमारा सेमाइनल वेसिकल होता है वो पेयर्ड होते हैं, यानी 2 इन नंबर रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल रहेगा, जो कि बिलो यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड होगा, एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड साइड्स ऑफ यूरेथ्रा में होगा, जो कि पैरली लोकेटेड रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं ना पैर, वो स्क्रॉटल सैक में होंगे। एक ही स्क्रॉटम रहेगा, उसके 2 सैक्स रहेंगे, एंड वहाँ पर वो चीज़ लोकेटेड रहेगी। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बता रखा था ऑलरेडी। देन मैंने उसके बाद आपको पेनिस के बारे में बता रखा था कि पेनिस जो होता है वो यूरेथ्रा को पूरा इनक्लोज करेगा। उसके साइड साइड में हमारा जो होता है वो इनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस होता है, जिसके हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। एंड अंदर की तरफ फोर स्किन या फिर पेप्यूज होता है, जिसको हम लोग रिट्रैक्टाइल स्किन कहते हैं, जो कि एक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ तक मैंने आपको कल के लेक्चर में बता रखा था। उसके बाद मैंने आपको टेस्टिस के बारे में कुछ नॉलेज दी थी कि इसका लेंथ जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो वेट होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर में होता है, वो ओवल शेप में हमारा होता है, पेयर्ड होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में लोकेटेड होगा। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेटेड होता है, लेकिन शुरू में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं लोकेटेड होता है, पहले वो एब्डोमिनल रीजन में रहता है, लेकिन 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए वो आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। ये मैंने आपको कल बता रखा था। कई केसेस में ना ऐसा नहीं हो पाता है, कई केसेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, तो ऐसे बच्चों के अंदर बीमारी आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्रिप्टो और कीटिज्म। कई बच्चों के अंदर हमें बीमारी देखने के लिए मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म देखने के लिए मिलते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, कल बताना मैं भूल गया था, बट हाँ ये चीज़ ध्यान रखिए, इसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। किसी किसी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो उस केस में ठीक है। अगेन इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है, और बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहने के लिए ही कारण है कि वो नीचे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होगा। मैं इसलिए यहाँ पर लोकेटेड होता है, वो नॉर्मली वो उसमें लोकेटेड रहता, तो ऑब्वियसली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको बॉडी टेम्परेचर से कम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाती। दिस वॉज ऑल अबाउट वट एवर आई टॉट यू ऑल। कल के लेक्चर में जितना हुआ मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर आपको कवर कराने की कोशिश की है। चलो आज के लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अब धीरे धीरे, और आज जो चीज़ें मैं बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर।
अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। हमारा रिकैप आज का हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 और लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है सभी के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना किसी अडू के। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब है यहाँ पर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 2 टेस्टिस होती हैं, यानी कि एक पैर में 2 टेस्टिस होती हैं। हम एक टेस्टिस की बात करेंगे यहाँ पर। ये देखो हमारे एक टेस्टिस है यहाँ पर। टेस्टिस के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले अगर हम बात करें ना, टेस्टिस के अंदर हमें ऐसे ऐसे इनवेजिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे। इनवेजिनेशंस आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इन टू द डायग्राम आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ऑल। ऐसे ऐसे आपको इनवेजिनेशंस देखने के लिए मिलेंगे अंदर की तरफ। इन इनवेजिनेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनवेजिनेशंस को नाम दिया गया है, जैसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है वो डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के अराउंड, जिसके और कई सारे कंपार्टमेंट्स होंगे। कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? टोटल कंपार्टमेंट्स होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स। यानी कि सबसे पहले बाहर की तरफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया होगी, इसके अंदर इसके इनवेजिनेशंस होंगे। बाहर की कवरिंग को हम लोग ट्यूनिका अल्बुजिना कहेंगे और उस ट्यूनिका अल्बुजिना के कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन टोटल 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। 250 कंपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको अंदर की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ऐसे आपको 250 कंपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे और ये 250 कंपार्टमेंट्स जो रहेंगे अंदर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। यानी कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स जो रहते हैं उनका नाम रहता है टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। और हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमाइनिफेरस टिब्यूल होती हैं। जैसा कि आप ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इनसाइड द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स। यही सेमाइनिफेरस टिब्यूल का काम रहता है कि ये आगे चल के स्पर्म की प्रोडक्शन कराएंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन कराएंगे। यानी कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स की वजह से। तो हर टेस्टिस जो होता है उसका जो आउटर लेयर होगी, आउटर कवरिंग होगी, वो डेंस होती है और उस डेंस कवरिंग का नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और हर एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया की कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनवेजिनेशंस होती हैं। टोटल कितने कंपार्टमेंट्स होंगे? तो टोटल होती हैं 250 कंपार्टमेंट्स। और फिर एक कंपार्टमेंट जो होती है उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल उसके बाद एक साथ आएंगे और यहाँ पर फॉर्म करेंगे रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनटू द डायग्राम। अगर मैं आपको जूम करने के ट्राई करूँ तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम में हमारा सबसे पहले जो बाहर की तरफ ये हमारा टेस्टिस का आउटर लेयर हुआ, उसके बाद इसके कंपार्टमेंट्स आए, कंपार्टमेंट्स के बाद हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स हुए। टिब्यूल्स की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर आएगा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस यहाँ पर आ चुका है। रेटेटेस्टिस जो होता है उसके बाद वो सारे के सारे रेटेटेस्टिस मिलकर बनाएंगे वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो वासा एफ्रेंशिया को हम जानते हैं इफ्रेन डक्ट्यूल्स के नाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा हुआ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर आए कई सारे कंपार्टमेंट्स, 250 टोटल कंपार्टमेंट्स होंगे। 250 के 250 कंपार्टमेंट्स आपस में मिलेंगे, वो सब मिलके बनाएंगे रेटेटेस्टिस। एंड रेटेटेस्टिस मिलके बनाएगा उसके बाद वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया जो होता है 10 से 12 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। उसके बाद टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर लोकेटेड रहेगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट पर लोकेटेड रहेगा हमारे टेस्टिस के, जो कि बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। पूरे के पूरे टेस्टिस का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो रहेगा एपिडिडाइमिस ही रहेगा। एपिडिडाइमिस के बाद हमारे यहाँ कनेक्ट होगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैंने आपको बता रखा है कि इट लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड सो ऑन इट हैपेंस। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है ना कि आपका सबसे पहले हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो हुआ यह हमारा सेमाइनिफेरस टिब्यूल के अंदर, ये आपको क्या समझना जरूरी है कि सबसे पहले आया आपका रेटेटेस्टिस, फिर आया आपका वास एफ्रेंशिया, फिर आया आपका एपिडिडाइमिस, फिर आया आपका वास डिफरेंस। ये 4 के 4 जो होते हैं हमारे वो डक्ट सिस्टम का पार्ट हैं। डक्ट सिस्टम का पार्ट क्या क्या है? रेटेटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इसके बाद जो चीज़ यहाँ पर समझना जरूरी है वो क्या है? वो है ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बारे में। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डेंस कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की अराउंड टेस्टिस विच हैज डिवाइडेड इनटू कॉमन
कंपार्टमेंट्स, डेंस कवरिंग होंगे और उसके कई सारे कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी रहेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में। इसके बाद टेस्टिस इनटू डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स में होंगे ये टेस्टिस डिवाइड, जिसको हम लोग कहेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 3 हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेंगे, और उस हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमेनिफेरस टिब्यूल। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस सेमेनिफेरस टिब्यूल के ही अंदर हमें स्पर्म फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे एकदम डिटेल में उसको कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक। हम उसको कल कंप्लीटली कवर करने के ट्राई करेंगे। यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर होगा हमारे 2 तरीके के टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि 2 तरीके सेल हमें देखने के लिए मिलेंगे। जो हमारा पहले टाइप का सेल होगा वो होगा हमारा मेल जर्म सेल, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है। और दूसरा होता है हमारा सस्टेंटेंकुलर सेल या सर्टोली सेल, जिसे हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। ये जो मेल जर्म सेल होता है वही हमारा स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटिस से स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाने में हेल्पफुल होता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स। लेकिन सर्टोली सेल उसको असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा ये हम आगे के लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। अब ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये गोल गोल में अब हमें सेमेनिफेरस टिब्यूल के अंदर देखने वाला है। मान लो ये सेमेनिफेरस टिब्यूल है, इसको हमने कट किया, तो उसके बाद एक ऐसा पार्ट है, इसको हम लोगों ने कट किया। तो अब ये वाला जो पोर्शन होगा हम लोग उसको समझने की कोशिश फटाफट यहाँ पर करेंगे। क्रॉस सेक्शन बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लो हमारा हो गया पूरा का पूरा सेमेनिफेरस टिब्यूल। सेमेनिफेरस टिब्यूल हो गया यहाँ पर। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जो बाहर स्पेस है उसको हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेस कहते हैं, स्पेस अराउंड सेमेनिफेरस टिब्यूल। जो पूरा पूरा स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर हमें ल्यूमन देखने के लिए मिलेगा, और उसी ल्यूमन को हम लोग कहेंगे स्पेस इनसाइड द सेमेनिफेरस टिब्यूल, यानी कि पूरा का पूरा सेमेनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाला जो स्पेस होगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसके अंदर वाला जो स्पेस रहेगा उसे हम लोग ल्यूमन कहेंगे। साथ ही साथ में इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कई सारे इंटरस्टिशियल सेल्स भी लोकेटेड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेल में इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, जिसे हम लोग लेडिक सेल कहते हैं। लेडिक सेल ही आगे चल करके एंड्रोजन बनाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो हमारा स्पेस होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर क्या क्या लोकेटेड होता है, उसके अंदर होता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल को हम लोग WBC भी कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। और साथ ही साथ हमें ब्लड सेल्स भी देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया। अब जो है मेन डायग्राम पर आते हैं, हम लोग मेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ हमारा, आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर आप देखोगे ये हुआ हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये हुआ हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये हुआ हमारा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो मेल जर्म सेल होता है, जो कि अल्टीमेटली इवेंचुअली डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद वो स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। और स्पर्म को हम लोग क्या और कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे मेल जर्म सेल हैं जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, यही इवेंचुअली डेवलप होंगे, यही इवेंचुअली डिवाइड करेंगे एंड अल्टीमेटली डिवाइड करके या तो स्पर्म बना लेंगे, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ आ चुका है कंप्लीटली। इसके अलावा जो सेकंड सेल होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा सस्टेंटेंकुलर सेल। सस्टेंटेंकुलर सेल को हम लोग और क्या कहते हैं, और क्या नाम देते हैं, नर्स सेल या फिर सर्टोली सेल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने जितना पढ़ लिया उसको फटाफट समझ लेते हैं। हमने पढ़ा सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में, बाहर का जो हमारा लेयर होता है जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं। 250 कंपार्टमेंट्स जो होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर रहेंगे। उसके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमानिफेरस टिब्यूल्स रहेंगे। वो सेमानिफेरस टिब्यूल्स जो आएंगे उसके बाद रेटेड टेस्टिस की फॉर्मेशन करेंगे। देन वास एफ्रेंशिया, जिसे हम लोग इफ्रेंडक्ट्यूल भी कहते हैं, जो 10 से 12 होते हैं। और उसके बाद वो एपिडिडाइमिस की फॉर्मेशन करेंगी। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस पर लोकेटेड रहेगा। उसके बाद जो है वो वास डिफरेंस की फॉर्मेशन करेगा। और वास डिफरेंस जो होता है लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, गो टू अ seminal vesicle and then it will form ejaculatory duct, जो कि अगेन सो ऑन सो फोर्थ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये 4 के 4 रेटेड टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस डक्ट सिस्टम बनाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है सभी को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 2 टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं स्पर्म के अंदर, सेमानिफेरस टिब्यूल्स के अंदर, वो 2 तरह के सेल से लाइंड होते हैं। सेमानिफेरस टिब्यूल 2 तरह के सेल से लाइंड होगा, जिसमें मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं एंड सर्टोली सेल्स भी होते हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल इवेंचुअली डिवाइड करेंगे एंड देन उसके बाद वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बनाएंगे, और सर्टोली सेल उन्हें असिस्ट करेंगे। किस तरीके से, चलिए समझते हैं। उससे पहले हम लोग फटाफट उस वाले पोर्शन को रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। एक सेकेंड।
जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स रहेंगे, साथ साथ में इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल रहेंगे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल के साथ लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी रहेंगे जो कि सेक्रेट करेंगे मेल हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में, एक बार फिर से मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने का ट्राई करूँगा। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरा का पूरा जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा इंटरस्टिशियल स्पेस है। स्पेस अराउंड सेमानिफेरस टिब्यूल, स्पेस अराउंड सेमानिफेरस टिब्यूल। ये जो इस इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर हम लोग को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? इसके अंदर हम लोग को इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग WBC कहते हैं। साथ साथ में हमें ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके साथ साथ में हम लोग को लेडिक सेल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। लेडिक सेल्स भी हमें देखने के लिए मिलेगी। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है? तो लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? तो लेडिक सेल्स का काम ये होता है कि वो टेस्टोस्टेरोन जो कि एक टाइप का एंड्रोजन है उसको फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होगा, उसकी फॉर्मेशन वही करेगा। साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल एंड मेल स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, अंदर की तरफ आपका ल्यूमेन प्रेजेंट रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और वही चीज़ यहाँ के टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हमें देखने के लिए मिलेगी। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर उसके साथ हमें इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जिसे हम लोग WBC कहते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा। लेडिक सेल हमें देखने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं जो कि सेक्रीट करेगा मेल हार्मोन को जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जो कि एक टाइप का एंड्रोजन होता है। इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अंदर की तरफ जो खाली जगह होती है उसे हम लोग ल्यूमन कहेंगे। साथ साथ में हमें स्पर्मेटोगोनिया देखने के लिए मिलेगा जो कि इवेंचुअली डेवलप करेगा, जो कि इवेंचुअली डिवाइड करेगा एंड उसके बाद स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। इसको असिस्ट कौन करेगा? सर्टोली सेल, नर्स सेल्स या फिर हमें सस्टेंटैंकुलर सेल्स उसको आगे चल के असिस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चलो फटाफट हम लोग आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। समाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लाइंड बाय व्हाट? मेल गैमीट सेल, मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। गैमीट नहीं, मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। साथ साथ में सर्टोली सेल या नर्स सेल। मेल जर्म सेल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये अंडरगो करेंगे, किस चीज़ से अंडरगो होंगे? मियोटिक डिवीजन से। मियोटिक डिवीजन से होने के बाद दे विल अल्टीमेटली फॉर्म स्पर्म। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चाओं में बता दिया है। यहाँ पर हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? फोकस करना है हमें सर्टोली सेल पर जिसे हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, जिसे हम लोग सस्टेंटैंकुलर सेल भी कहते हैं। देखो एनसीईआरटी में ना इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें नहीं दी रखी हैं, लेकिन हम लोग तो ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा अतिरिक्त जाएंगे, यानी कि थोड़ी मोड़ी चीज़ें इधर उधर की भी पढ़ेंगे हम लोग, तो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग नर्स सेल की या सस्टेंटैंकुलर सेल की, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग सेल। साथ ही साथ में जो हमारे एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं जिसकी जो साइजेस होती हैं थोड़ी अजीब सी होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जो है सर्टोली सेल जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं, फैगोसिटाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा इनगल्फ ऑफ अनवांटेड थिंग्स एंड डिस्ट्रॉइंग इट, ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म एंड एंटी रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। यहाँ पर एक्सेस साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले है कि एबनॉर्मल स्पर्म जो है उसको फैगोसिटाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है कंप्लीटली। इसके अलावा एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग इज फाइगोसिटाइज्ड। देखो जो एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको भी ये खत्म कर देता है, उसको भी कंप्लीटली उड़ा देगा, गायब कर देगा, फैगोसिटाइज कर देगा। कौन कर देगा? सर्टोली एंड नर्स सेल। तो बेसिकली सबसे पहला काम ये क्या करेगा? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? मेलगम या फिर स्पर्मेटोगोनिया को। साथ ही साथ में क्या करता है? साथ ही साथ में जो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं जिसकी साइजेस अजीब सी होती हैं उसको गायब कर देगा, उसको फैगोसिटाइज कर देगा कंप्लीटली। एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसको भी रिमूव कर देगा, फैगोसिटाइज कर देगा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटिड के से स्पर्म बनाने के फॉर्मेशन जिसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म पर के फॉर्मेशन में जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, उस टाइम पर ना बहुत सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, साथ साथ में एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म रिलीज हो रहा होता है। उस पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जितने भी साइटोप्लाज्म एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म होंगे उसको भी फैगोसिटाइज कर देगा। साथ ही साथ में ना ये बहुत सारे कुछ सारे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन
मैच्योरेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होती हैं, वो भी ये सेक्रीट करता है। साथ ही साथ में ABP जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सेक्रीट करेगा जो कि बाइंड करेगा एंड्रोजन के साथ, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें या फिर मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला तो हमारा मेल germ सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मियोटिक डिवीजन्स के अंडरगो करेगा, और मियोटिक डिवीजन को अंडरगो करने के बाद वो ऑब्वियसली स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा, फिर स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा जो सर्टोली सेल्स है वो नर्व सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग सेंटेंकुलर सेल्स भी कहते हैं, प्रोवाइड करेगा ये नरिशमेंट स्पर्म को। यहाँ मैं टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्पर्म को। साथ ही साथ में एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में रिलीज होती है, उसको फैगोसिटाइज कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको खा जाएगा, एनगल्फ कर देगा और क्लियर कर देगा सर्टोली सेल्स के द्वारा। इसके साथ साथ में जो हमारा एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, जिसकी साइज अलग अलग होती है, थोड़ा सा अजीब तरीके होता है, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उसको भी कंप्लीटली फैगोसिटाइज कर देता है बाय द व्हेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म टेक्स प्लेस। इसके साथ साथ ही कुछ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करता है जो कि हेल्प करती है स्पर्मियोजेनेसिस में। साथ साथ में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी रिलीज करेगा जो कि इंक्रीज करती है एंड्रोजन को के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन को इन द सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर उसको मेंटेन करेगी। ये पूरी की पूरी चीज़ समझ में आ चुकी है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन पार्टिकल जो होता है उसको हमारे जो सस्टेंटैंकुलर सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, उसको फैगोसिटाइज कर लेते हैं, उसे खा जाते हैं। मैंने ना बहुत ही छोटे में यहाँ पर एक और चीज़ समझा रखी है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। एक सेकंड। हाँ जी, यहाँ पर मेल एसेसरी डक्ट के बारे में मैंने दोबारा से बता रखा है, नोन एज डक्ट सिस्टम डेट हेल्प इन ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यहाँ पर एक चीज़ समझना जरूरी है, जो सीमेन होता है ना, उसका सीमेन मैंने आपको कल भी बताया था, स्पर्म प्लस कुछ सेमाइनल प्लाज्मा जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं, उसका pH रहेगा 7.2, थोड़ा सा एल्कलाइन रहता है वो, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे डक्ट्स है, एसेसरी डक्ट, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला होगा रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बारे में आपको बता दिया था, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद आएगा वास एफरेंशिया, 10 से 12 स्ट्रेट टिब्यूल्स होते हैं जिसे हम लोग वास एफरेंशिया कहते हैं। वास एफरेंशिया को इफ्रेंडक्ट्यूल के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में होगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या रहेगा? हाईली कॉइल्ड रहेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। साथ साथ में कहाँ लोकेटेड होगा? तो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस पर लोकेटेड होगा। वास डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, receives a duct from seminal vesicle and fall common ejaculatory duct। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आज भी बताया है कि जो seminal vesicle होता है वो लूप करेगा अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड forms a duct from seminal vesicle and form जो यूरिनरी ब्लैडर receives a duct from seminal vesicle and form the हमारा ejaculatory duct की फॉर्मेशन करेगा, एंड देन वो यूरेथ्रा में जाएगा, एंड देन यूरेथ्रल मेटास के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ लीजिए। एक सेकेंड। रूट ऑफ स्पर्म IE यानी कि देयरफॉर कैरी स्पर्म आउटसाइड। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस जो होते हैं वो हमारा जो स्पर्म है उसको बाहर ले जाएंगे बॉडी के, यानी कि हमारा टेस्टिस के बेसिकली बाहर ले जाएंगे, नॉट बॉडी के बाहर, टेस्टिस के बाहर उसको ले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ये हमारा टेस्टिस आया है पूरा का पूरा, मान लो टेस्टिस आया यहाँ पर, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया तक अंदर ही होता है, बाहर की तरफ तो हमारा एपिडिडाइमिस से लेके जा रहा होता है ना। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर पोर्शन पे लोकेटेड होता है वो, और उसके बाद वास डिफरेंस जो होता है वो टेस्टिस के बाहर हमारा लेकर के जाएगा आउटसाइड। स्टोर्स स्पर्म को स्टोर भी करेगा, जो एपिडिडाइमिस प्लस वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस दोनों मिलकर के। साथ ही साथ में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ इस पेज पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेमाइनिफेरस लाइन रहता है 2 तरीके सेल से, जिसे हम लोग एक स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, दूसरा होता है सर्टोली नर्स या फिर सस्टेंटैंकुलर सेल, मेल सम या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, जिसको हम लोग, इसका क्या काम होता है, मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करने के बाद ये अल्टीमेटली स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। बट सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स या फिर सस्टेंटैंकुलर सेल जो होता है वो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपिंग स्पर्म। उसके बाद एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है जो कि रिमूव हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर, वो फैगोसिटाइज हो जाएगा बाय सर्टोली सेल्स। इसके साथ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करेगा जो कि स्पर्मोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये सेक्रिएट करेगा जो कि हेल्प करेगा पूरे के पूरे जो सेमेनिफेस्टिब्यूल में है वो एंड्रोजन
की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही करने के लिए अपना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है। साथ ही साथ में जो एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म है वो फैगोसिटाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा, और इसके बाद जो हमारे इर्रेगुलर या फिर कह सकते हैं कि कुछ कुछ अनवांटेड थिंग्स होती हैं, एबनॉर्मल स्पर्म होता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ साथ मैंने आपको मेल एसेसरी डक्ट के बारे में बताया था, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। रेटिटेस्टिस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा सेमानिफेरस टिब्यूल्स के साथ मिलकर के रेटिटेस्टिस के अंदर जाते हैं। देन वासा एफरेंशिया 10 से 12 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एफरेंडोक्ट्यूल्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ एपिडिडाइमिस जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है और पोस्टीरियर सरफेस पे लोकेटेड होगा। इसके साथ साथ मैंने बताया था वास डिफरेंस के बारे में, जो कि लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन फॉर्म अ सेमाइनल वेसिकल के साथ डक्ट रिसीव करेगा और इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेगा। एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ये स्पर्म के लिए सेक्रेट करता है, साथ ही साथ में स्पर्म को स्टोर भी करेगा और रूट ऑफ स्पर्म को आउटसाइड ले जाने का भी काम यही करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं, सेक्रेट्स ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम स्पर्म, स्टोर्स करते हैं स्पर्म को, स्टोर करेंगे स्पर्म को, और साथ ही साथ में रूट ऑफ स्पर्म आउटसाइड को बाहर ले जाने का काम एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस ही करेंगे। अब इतना ज़्यादा मैंने ग्लैंड्स के बारे में बता दिया, इसको फटाफट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ऑल थ्री। यहाँ पर मैं एक सेकेंड थोड़ा सा अनजूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्रीशंस आर नोन एज सेमाइनल प्लाज्मा। मैं लेक्चर 1 से बता रहा हूँ कि इनके सेक्रीशंस को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, इनके सेक्रीशंस को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, सेक्रेशन को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 तरह के ग्लैंड्स रिलीज करेगा, एक सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तीनों के तीनों होंगे ग्लैंड्स टुगेदर सेक्रेटेड सेमाइनल प्लाज्मा। ये तीनों के सेक्रेशंस को एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल वेसिकल की बात करें, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। पोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके सिंगल रहेगा, और बल्बोरेथ्रल जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं वो भी पेयर्ड रहेगा। सेमाइनल वेसिकल की लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड बिहाइंड 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 ऑफ व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैं डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड बिलो यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड रहता है। और साथ ही साथ में बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो साइड्स ऑफ यूरेथ्रा पे लोकेटेड रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। सेमाइनल वेसिकल जो होता है ना वो 60 से 70% देगा किस चीज़ के लिए, सेमाइनल प्लाज्मा के लिए। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो 20 से 30% रहेगा, एंड 5 से 10% रहेगा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का। सेमाइनल वेसिकल क्या क्या रिलीज करेगा, जिसमें सबसे पहला है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहता है, फ्रक्टोज रहेगा रेप के। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी रेप हो रहा होता है तो फीमेल का जो वेजाइना है उसके अंदर हमें अगर फ्रक्टोज की मात्रा दिखती है, इसका मतलब है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो फ्रक्टोज की हेल्प रहती है। फ्रक्टोज की हेल्प से हम लोग को पता किया जा सकता है कि किसी का रेप हुआ है नहीं, रेप टेस्ट के में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ये रिलीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज होते हैं, और साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स। अगर हम लोग बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की तो एक कैल्शियम रिलीज करेगा और कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, कैल्शियम Ca2+ रिलीज करेगा और कुछ एंजाइम रिलीज करेगा। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो वो म्यूकस रिलीज करेगा, जो कि ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस पेज पर जो मैंने समझाया एक बार उसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। इस पेज पर मैंने समझाया मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो जो होता है बिलो यूरिनरी ब्लैडर, और ये साइड्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे लोकेटेड, यूरेथ्रा पे लोकेटेड होगा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। अब सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा प्रोस्टेट होता है वो सिंगल होगा, बल्बोरेथ्रल भी पेयर्ड रहता है। 60 से 70% सेमाइनल वेसिकल रहेगा, 20 से 30% हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा, 5 से 10% बल्बोरेथ्रल ग्लैंड रहता है। सेक्रेट क्या क्या करेगा, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सम एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। फ्रक्टोज जो होता है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, रेप केस में। प्रोस्टाग्लैंडिन किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, वो कुछ हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। साथ ही साथ में प्रोस्टेट की बात करें तो कैल्शियम रिलीज करेगा और कुछ एंजाइम रिलीज करेगा, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो वो कुछ ल्यूब्रिकेशंस रिलीज कर म्यूकस रिलीज करता है, जो कि ल्यूब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, किसके, पेनिस के। जो चीज़ समझने वाली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सीमेन जो होता है वो स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसके साथ साथ में कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स हैं और म्यूकस है, उन सब के सब का मिल करके सीमेन और सेमाइनल प्लाज्मा मिल करके, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा मिल करके सीमेन बनाएंगे। सीमेन जो होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, 7.2 to 7.4 उसकी पीएच होती है। एल्कलिनिटी प्रीमियरली ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन से थोड़ा मोड़ा एल्कलिनिटी होती है, और प्रोस्टेट के सेक्रेशन से ओडर और कलर होता है उसमें। ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज़।
अब आया हमारा लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे एंड देन वील डू एनसीईआरटी कैप्सूल। उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें, स्क्रोटम जो होता है वो पाउच होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। पेनिस जो होता है वो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मतलब जो कि इंसेमिनेशन में हेल्पफुल होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाएगा एंड जाने के बाद से वहाँ पर इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट में हेल्पफुल होगा, उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस जो होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होती है जिसको हेल्प इन पेनिस सेक्रेशन में होगा, हेल्प्स इन। अच्छा ये चीज़ दूसरी है, मैं आपको भी बता देता हूँ। अब देखो ये हमारा पेनिस का पूरा स्ट्रक्चर है। पेनिस जो होता है उसके बाहर की तरफ, इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ होता है हमारा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, और पीछे की तरफ पेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा रहेगा, ये सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा हमारा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, सिंगल रहता है। अंदर की तरफ कॉर्पोरा कॉवर्नोसा रहता है जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर रहेगा। ये आप सबको पता होगा, ये सब आपको जानते होंगे। ये एनसीईआरटी में वैसे तो नहीं दिया है बट फिर भी अतिरिक्त ज्ञान के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉर्पोरा कॉवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ये दोनों के दोनों जो है हमारे स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो कि हमारा किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, तो पेनिस की इरेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इरेक्टाइल टिश्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, दोनों का दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, फॉर स्किन जिसे हम लोग प्रेप्यूज भी कहते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिट्रैक्टेबल स्किन या फिर रिट्रैक्टाइल स्किन होता है जो कि हेल्पफुल होती है हमारे पेनिस की इरेक्शन में। लूज फोल्ड अराउंड ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था। ग्लांस पेनिस जो फ्रंट पार्ट होता है जिसको हम लोग इनरार्ज फ्रंट पार्ट कहते हैं, एंड देन यूरेथ्रल मिएटस हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। ये हमारा हुआ ये हमारा हुआ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब फटाफट यार रिवाइज कर लेते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। आज बहुत कुछ बताया मैंने आपको, फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में बताया, जो आउटर कवर होती है टेस्टिस की, जिसको हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद उसके अंदर इनवेजिनेशंस होंगे जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहेंगे। टेस्टिकुलर लॉब्यूल 250 रहेगी एक टेस्टिस के अंदर। दोनों के दोनों टेस्टिस मिलाकर के 500 टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो जाएगी। नहीं, एक टेस्टिस के अंदर 250, दूसरे के अंदर 250, मिल करके कितना बनाएगा 500। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर कितने सेमेनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, दो से तीन रहेंगे, टोटल 750 मैक्सिमम हो सकते हैं इनटू वन टेस्टिस। ये आप सबको समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। रेटेड टेस्टिस जो होता है वो हमारा पूरे के पूरे सेमेनिफेरस टिब्यूल्स रहेंगे। उसके बाद रेटेड टेस्टिस में आएंगे, देन वास एफरेंशिया होगा जिसको हम लोग एफरेंट भी कहते हैं। 10 से 12 हाईली स्ट्रेट ऐसे टिब्यूल्स होते हैं जिसे हम लोग वासा एफरेंशिया कहते हैं। देन एपिडिडाइमिस जो कि पोस्टीरियर पार्ट पर लोकेटेड होगा, हाईली कॉल्ड होता है और थोड़ा सा लंबा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिडिडाइमिस होता है। और उसके बाद वो जाएगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस जो होता है वो लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर्म्स एजैकुलेटेड डक्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड दैट विल गो इनटू द यूरेथ्रा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। ये चीज़ यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि 250 कंपार्टमेंट हो, जैसे टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। हर एक जो हमारा लॉब्यूल होता है उसके 1 से 3 हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है और लाइंड बाय 2 सेल टाइप्स ऑफ मेल गैमीट जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और साथ ही साथ सर्टोली सेल्स भी होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेक्शन ऑफ सेमानिफेरस टिब्यूल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस पूरा का पूरा जो सेमानिफेरस टिब्यूल होता है इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर सर्टोली सेल्स होती हैं। सर्टोली सेल्स के साथ साथ हमारा यहाँ पर मेल स्पर्मेटोगोनिया सेल है। स्पर्मेटोगोनिया सेल होम्योटिक डिवीजन करेगा एंड इवेंचुअली फॉर्म करेगा स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमारा इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल होता है जिसे हम लोग WBC कहते हैं। साथ साथ में हमारा रेड ब्लड सेल लोकेटेड होगा, साथ साथ में लेडिक सेल लोकेटेड होगा। लेडिक सेल का क्या काम होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग एक तरह का एंड्रोजन भी कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आउटसाइड द स्पर्मेटोगोनिया सेल, इनसाइड द आउटसाइड द स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इनसाइड द स्पर्मेटोगोनिया स्पेस रहता है जिसको हम लोग उसको ल्यूमन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्टोली सेल्स है उसके भी कई सारे काम होते हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में देख लेते हैं। इसके पास ब्लड वेसल होगा, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल होगा, लेडिक सेल होगा जो कि मेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है, सर्टोली सेल, नर्व सेल एंड सस्ट रेक्टेंगुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं वो अंडरगो करेगा मेयोटिक डिवीजन को। सर्टोली सेल्स जो होते हैं जिसे हम लोग नर्व सेल कहते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को, साथ ही साथ एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म और इरेगुलर स्पर्म्स जो होते हैं जिनका अच्छे से नहीं होता है वो उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा।
स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज़ करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो बाइंड करेगा एंड्रोजन को टू प्रोटीन एंड उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, कंसंट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं संभाल सकते हैं इनटू सेमाइनिफेरस टिब्यूल। इसके साथ साथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेल एसेसरी डक्ट्स में रेडिड टेस्टिस वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस रहता है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। रूट ऑफ स्पर्म जो रहता है यानी कि जो हमारा स्पर्म रहेगा उसको बॉडी के बाहर ले जाने का काम एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस का ही रहता है। वास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ स्पर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये साथ ही साथ में नरिशमेंट करेगा और मैच्योर करेगी उसको। सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली थी। मेल एसेसरी डक्ट जो होता है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथल ग्लैंड, तीनों के तीनों सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगे। ये पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझाया यार। इसके बारे में दोबारा से हम अभी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, फिर से समझेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया। सीमेन जो होता है स्पर्म और स्पर्माइन प्लाज्मा से मिलकर के बना होगा जिसका स्लाइटली अल्कलाइन होगा, 7.2 टू 7.4 होगा। एल्कैलिनिटी जो होती है प्रीमिलियरली सेमाइनल वेसिकल से होगा, और ओडर जो होता है उसका साथ जो कलर होता है वो किसकी वजह से, तो प्रोस्टेट की वजह से रहेगा, ठीक है। चलो भैया बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 के एनसीईआरटी कैप्सूल पर, जो कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कल भी करा था, इसको थोड़ा सा आज भी करते हैं। चल फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। पहले तो रीड हम लोग इसको कर लेते हैं। कल मैंने ये वाला रीडिंग कर दिया था बट कुछ महान बच्चे जो होंगे वो अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, कुछ हमारे प्यारे दोस्त, तो हम इसे दोबारा से रीड करेंगे। एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ये क्या है भाई, एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। तो सबको पता है कि ह्यूमन जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, विविपेरस होते हैं, यानी कि जो है एग ले नहीं करेंगे, दे विल गिव डायरेक्टली बर्थ। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है ह्यूमन में वो इंक्लूड करेगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेटोजेनेसिस होगी, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगी, मेल के अंदर जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल के अंदर ओवम की फॉर्मेशन होगा जिसे ओजेनेसिस कहते हैं। ट्रांसफर होगा स्पर्म का इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसे हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं, और फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो कि सिंगल सेल्ड होता है, विच इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर द क्लीवेज डेवलपमेंट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद से इसका अटैचमेंट होगा यूट्राइन वॉल पे जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा जिसे हम लोग गेस्टेशन कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी जिसे हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, जो हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती है। रिमार्केबल डिफरेंस मेल और फीमेल के अंदर ये होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है मेल के अंदर इवन इन ओल्डर मैन यानी बूढ़े आदमियों के अंदर भी होता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो होता है फीमेल के अंदर रुक जाता है 50 ईयर्स पे, जिसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाती है और मेल्स के अंदर ये प्यूबर्टी के टाइम पर आएगी, ठीक है। चलो फट अब इसको कर लेते हैं। टेस्टिस जो होता है सिचुएटेड रहेगा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम जो होती है हेल्प करती है मेंटेन करने में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल टेम्परेचर। ये एसेंशियल रहता है किस चीज़ के लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जिसके अंदर ये नहीं होता है उसके अंदर एक बीमारी रहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है। मेल टेस्टिस जो होता है वो ओवल इन शेप रहता है, इसकी जो लेंथ रहती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रहती है, वेट जो रहती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। हर एक टेस्टिस जो होता है वो कवर होता है डेंस कवरिंग टेस्टिस, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। हर एक टेस्टिस जो होता है वो 2 से 50 कंपार्टमेंट्स होता है जिसका हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। चलो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल, 1 से 3 हाईली कोल्ड सेमाइनिफेरस टिब्यूल रहेंगे जिसके अंदर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होगा। हर एक सेमाइनिफेरस टिब्यूल जो है वो लाइन करेगा 2 टाइप ऑफ सेल्स है जिसे हम लोग मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं, और सर्टोली सेल कहते हैं जिसे सस्टेंटेंगुलर या फिर नर्स सेल भी कहेंगे। मेल जर्म सेल जो होता है वो अंडरगो करेगा किस चीज़ से, तो मियोटिक डिवीजन से, एंड फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन को लीड करेगा। वेल सर्टोली सेल जो होता है वो प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। द रीजन्स आउटसाइड द सेमाइनिफेरस टिब्यूल जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो कि रीजन्स हमारे जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस का जो रीजन रहता है हमारा सेमाइनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाला, उसे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहा करते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं इसके अंदर तमाम तरह के इंटरस्टिशियल स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम लोग लेडिक सेल कहेंगे। लेडिक सेल जो होता है वो सिंथेसाइज करेगा और सेक्रेट करेगा टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, और तमाम तरह के इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल रहेंगे जिसे हम लोग WBC कहते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं वो रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस रहेगा। सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स जो होते हैं वो टेस्टिस ओपन होंगे, वासा
एफरेंशिया थ्रू रेटेटेस्टिस, द वास एफरेंशिया लीव करेगा टेस्टिस को, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ये वास एफरेंशिया, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया लीव करता है तभी तो वो एपिडिडाइमिस में जाएगा, एंड एपिडिडाइमिस जो पोस्टीरियर पार्ट पर लोकेटेड होगी ताकि बाहर ले जा सके। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना कि जो वास एफरेंशिया होता है वो लीव करेगा टेस्टिस को और तब जाकर एपिडिडाइमिस के पास जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखना है। एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अराउंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ऑलरेडी बता दिया है। एपिडिडाइमिस जो होता है वो वास डिफरेंट को लीड करेगा जो कि असेंड करेगा टू द एब्डोमेन एंड लूप्स अराउंड यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटेड डक्ट, ऑलरेडी बता दिया है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स टू द टेस्टिस थ्रू द यूरेथ्रा, ऑलरेडी बताया है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम लोग यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जिससे इरेक्शन के लिए हेल्प होता है। स्पेशल टिश्यू कौन कौन से है जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं? कॉर्पोरा कॉवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ऑलरेडी बता दिया है आपको इसके बारे में। पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ये पेनिस जो है अंदर की तरफ जाएगा, कॉपुलेट करेगा एंड इंसेमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन लार्ज एंड जो होता है पेनिस का उसे हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। कवर्ड होता है वो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे हम लोग प्रेप्यूस या फिर फोरस्किन कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती है वो इंक्लूड होगी सेमाइनल वेसिकल को, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स के साथ। सेक्रीशंस इन सारे के सारे को हम लोग कहेंगे सेमाइनल प्लाज्मा, यानी कि स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा जो रहेगा उसको हम लोग सीमेन कहेंगे, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर enzymes. The secretion of bulbourethral gland also helps in lubrication of penis, ये बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये दोनों के दोनों डायग्राम मैंने बहुत ही डिटेल में कल के लेक्चर में बताया था। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस दोनों के दोनों डायग्राम को जाकर विजिट कर सकते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बहुत क्लियर बताया था और ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने दोबारा से समझाया है आज रिकैप के टाइम पे। आप प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने कल भी बताया था इसको। ये डायग्राम पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी इस डायग्राम का एक्चुअल मीनिंग तो हम कल ही की क्लास में समझेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स ये लोकेटेड होते हैं यहाँ पर। स्पर्मेटोगोनिया आप अपने एक्चुअल डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला आपका स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट हुआ यहाँ पर। स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं देखेंगे आप ल्यूमेन वाले साइड में अपने एक्चुअल डायग्राम में भी लोकेटेड होता है। तो ये हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं जो कि ल्यूमेन की तरफ होंगे, ल्यूमेन की तरफ मुँह करके रहेंगे। और ये रहे हमारे कुछ कुछ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है तो आपको ऑलरेडी बताइए, इसके बारे में हम लोग अच्छे से कल समझेंगे, कल के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो भैया फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, सेलेक्ट द अनपेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। वास डिफरेंस 2 होते हैं, टेस्टिस 2 होते हैं, यूरेटर 2 होते हैं, यूरेथ्रा 1 होती है। ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट हार्मोन जिसे हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट कंसिस्ट ऑफ पेनिस, टेस्टिस, यूरेटर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, ये तीनों नहीं हुआ। उसके बाद रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। चलो भैया फटाफट आगे। इंसेमिनेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ऑलरेडी बताया है। टेस्टोस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होगा? लेडिक सेल से। वाह क्या सवाल है, इतना अच्छे से समझाया है। द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट का क्या फंक्शन रहेगा? स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन का किसका काम होता है? फॉर्मेशन का काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रहेगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का काम, ऑलरेडी बताया है। सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है? फ्रक्टोज प्लस केमिकल प्लस सर्टेन एंजाइम सेमाइनल प्लाज्मा का होता है। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं, बहुत बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सेक्रीशंस विच हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस म्यूकस हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? म्यूकस कौन करता है? हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। दोबारा से नोट्स पर विजिट करो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। ल्यूब्रिकेशन में कौन हेल्प करता है? फटाफट नोट्स पर आओ, फटाफट नोट्स पर आओ। म्यूकस कौन सेक्रेट करता है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प कौन करेगा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा यार, बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है which of the following structure acts as common passage of urine and semen? Urinogenital tract, urethra, सही है। सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन स्पर्मेटोगोनिया बिटवीन इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ही होते हैं जो न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर सब कुछ रिलीज वही कर रहा होता है। तो कौन हेल्प कर रहा है सपोर्टिंग सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया को? सर्टोली सेल्स। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एसेसरी ग्लैंड्स इज नॉट पेयर्ड? मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा पेयर्ड नहीं रहेगा? सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है।
हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, बल्बोरेथल ग्लैंड जो है वो भी पेयर्ड है। कौन पेयर्ड नहीं है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैडर एंड ब्रिंग्स यूरिन थ्रूआउट्स द पेनिस? यूरेथ्रा यार, ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरेथ्रा, देन तभी तो यूरिनरी ओपनिंग आएगी। यानी कि फॉलोइंग ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ये हो जाएगा हमारा यूरेथ्रा। अगला सवाल बहुत इजी है यार। वाई इज इट देयर नीड टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर लोअर देन द टेस्टिस देन द अदर? क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। लोअर टेम्परेचर नहीं होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना। हाउ मेनी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स अप्रोक्सीमेटली आर प्रेजेंट इन बोथ टेस्टिस? एक टेस्टिस के अंदर 250, दूसरे टेस्टिस के अंदर 250, टोटल कितना मिला के हुआ? 500। मैंने अभी रिकैप में भी उसको बताया था, आपको हुआ टोटल कितना? 500। व्हाट वुड हैपन इफ वास्ट डिफरेंस ऑफ मैन आर कट? देखो, वास्ट डिफरेंस का क्या काम होता है आप सबको पता होगा। वास्ट डिफरेंस जो होता है लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन सेमाइनल प्लाज्मा, सबका सब रिलीज करता है। स्पर्म विल बी नॉन न्यूक्लिएट नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा यार ऑब्वियसली इसका, उसमें वो तो दूसरी चीज़ से होती है। स्पर्म विल लैक सीमेन विल लैक स्पर्म, ये बिल्कुल सही है। सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बारिश स्टार्ट हो चुकी है गाइस, फटाफट हम लोग आगे के टॉपिक कंप्लीट करते हैं। 3 सवाल और बचा है। ग्लांस पेनिस रिफर्स टू इनलार्ज फ्रंट पार्ट ऑफ पेनिस, से हम लोग ग्लांस पेनिस कहेंगे। ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक बार प्लीज़ को अच्छे से देख लेना एंड देन सॉल्व करना। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव। सेमेनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद से जाएगा रेटिड टेस्टिस पे, देन वास डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन एजैकुलेट रेक्टी की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद से यूरेथ्रा एंड देन यूरेट्रल मियाटस। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया और हमारा ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समाप्त हो चुका है। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ समझी। हमने सबसे पहले पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग समझे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 करा है। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। फटाफट मैं आपकी समरी करा देता हूँ आज की क्लास की। आज की क्लास की ये रही हमारी समरी। मैं इतना सारा कंटेंट लेके आ रहा हूँ दैट अगर आप वीडियो भी देख लेंगे देन दिस विल बी लाइक फुल एनफ फॉर यू कि हाँ सब कुछ हो गया भाई, क्योंकि सब कुछ तो हो ही रहा है हमारे क्लासेस में। चलो, सबसे पहले आप ये यहाँ पर देख लीजिए, यह हमारा हुआ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो होती हैं 250। क्या बताऊँ मैं इसमें, आप इसको खुद ही समझ सकते हैं पूरा का पूरा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज का हमारा क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने बहुत अच्छे सब कुछ समझा है। वीडियो अगर समझ में ना आए दोबारा से एक बार देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए रिप्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर अब देखते हैं कब आता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तब तक लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।